प्रेस वार्ता में हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और जिनके मार्गदर्शन में हमने पार्टी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद जी, बहन सीमा त्रिखा जी, सरकार की मंत्री बहन महिपाल रावत जी, हमारे विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, विधायक राजेश नागर जी और हमारे पूर्व में ओएसडी रहे अजय गौड़ जी। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक जो अभी सोनीपत लोकसभा से हमारे चुनाव लड़े, थोड़े से वोटों के अंतर से वो चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे भाई विधायक महिपाल रावत जी, जिला के अध्यक्ष राजकुमार जी, भाई फरीदाबाद के हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, जिला से राजेश नागर जी, भाई अजय गौड़ जी, और आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार और छायाकार। प्रदेश अध्यक्ष के बाद पहला फरीदाबाद में आगमन है। इस उपलक्ष्य में जैसा कि केंद्र की तरफ से भी बजट के ऊपर चर्चा हर विधानसभा हर जिले के अंदर हो रही है, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आपके साथ इस चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे लेफ्ट में मंत्री जी, हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आ गए हैं। हमारे भाई महिपाल रावत जी, विधायक पृथला से, हमारी बहन हरियाणा सरकार जो शूटिंग रेंज में मेडल जीतने का काम किया है, मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और शूटिंग रेंज में पहली ऐसे भारत की महिला खिलाड़ी जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, और ये शुरुआत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो खिलाड़ियों के प्रति जो नीति बनी है, जो पॉलिसी बनी है, उसका लाभ सभी खिलाड़ियों को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 के बाद जब भी चाहे एशियन गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी भारत का खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है, मेडलों की जो संख्या बढ़ी है, ये सरकार की पॉलिसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण से हमारे पूरे देश में खेल के प्रति हमारे युवाओं की रुचि बढ़ी है। इसके लिए मैं भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करता हूं, और मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जो हमारी छाप है धाकड़ हरियाणा, उसको मनु भाकर जी ने सिद्ध करके दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो तीसरी बार एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी में पूरे भारत की जनता से आशीर्वाद लेते हुए जो तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनकी तीसरे टर्म्स का पहला बजट प्रस्तुत हुआ, और हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो छठी बार ये बजट प्रस्तुत किया है, वो बजट बहुत लाभकारी, सर्वस्पर्शी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जो अहम भूमिका एक पायदान के रूप में ये बजट रहेगा, उस विषय में मैं निवेदन करूंगा। हमारे भारत सरकार के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो पूरा विषय उस बजट के ऊपर रखें। अब विपक्ष के पास कुछ नहीं है, अब वो आंध्र प्रदेश को कहते हैं, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो उसमें नई राजधानी के लिए पैसा देना था, ये इतने दिन तक दे नहीं पाए। वो उनका बंटवारे में वो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। और बिहार हमारा बहुत पीछे है, उसको हाईवे देना हो, तो इसमें क्या है, अगर आप कहते हैं अगर ये पॉलिटिकल बजट होता, अगर ये चुनावी बजट होता,
तो आप देखो भी झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन ये बजट देश का बजट होता है और हर क्षेत्र के लिए उसमें प्रावधान है। महिला के लिए अगर बजट में प्रावधान किया तो महिला तो पूरे देश में, हर राज्य में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया है तो सारे राज्यों को मिल रहा है। अगर युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग देनी है तो सारे देश के युवा उसमें आने वाले, हर राज्य में कार्यक्रम चलेगा। और गरीब के लिए अगर 3 करोड़ मकान देने, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना तो सारे देश में दिया। तो ये केंद्र का बजट है, हर राज्य को उसमें हिस्सा मिलना, रोड के लिए भी मिलना है, रेलवे के लिए भी मिलना, सबके लिए मिलना। और ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं, मालूम है आपको, कांग्रेस के 10 साल में हरियाणा को केंद्रीय बजट से जो अनुदान मिला था वो 46,000 और मोदी की सरकार ने हरियाणा को 1.5 लाख करोड़ रुपए अनुदान दिया है। 1 ग्रांट दी है हरियाणा को। किस मुंह से बात करेंगे? इनसे तिगुना पैसा मोदी सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए दिया है। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष का लगातार यही है कि जो भी आपने बजट की जो पिछले साल की जो बातें की वो अभी तक पूरी नहीं की है, तो इस बार के बजट में कैसे नहीं हो रही? आप देखिए कौन सी पूरी नहीं हो रही। आप फरीदाबाद में उदाहरण जब आप देखिए, जो रेलवे के लिए बजट दिया था, रेलवे स्टेशन जाकर देखो सब पे काम चल रहा है। जो रोड के हाईवे के लिए दिया था, हाईवे में सब पे काम चल रहा है। ये विपक्ष के पास इस सरकार के खिलाफ कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनको आलोचना के लिए आलोचना कर रही है। देश के लोगों ने तीसरी बार वोट की ऐसी चोट मारी है, इनको होश नहीं है। नीति आयोग की बैठक का इन्होंने खंडन किया है, कहीं नहीं है, विरोध किया है, बहिष्कार किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं ना, सबका साथ और सबका विकास, इसलिए इन पर नीति आयोग में कोई बात कहने के लिए थी नहीं, क्योंकि मोदी जी की सरकार सारे देश के लोगों को एक नजर से देखती है। जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, कोई आलोचना नहीं कर सकता। हर जिले, हर विधानसभा को बराबर का बजट दिया गया। लेकिन पिछली सरकार में क्या होता था, मैं तो एमएलए था, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, आज भी रिकॉर्ड निकल जाएगा। पटौदी जी का अध्यक्ष बनने पर पहली बार फरीदाबाद में आगमन पर सभी फरीदाबाद क्षेत्र के लोगों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले, जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, आज देश के लिए बहुत गर्व का दिन है जब हरियाणा की एक बेटी मनु भाकर ने न सिर्फ हरियाणा का बल्कि भारत का मान पूरी दुनिया में आज ओलंपिक में रजत पदक लेकर कांस्य पदक लेकर जो आज उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका उड़ाया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और देशवासियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के प्रति हरियाणा की जो भाजपा सरकार है उसकी नीति के कारण और समय समय पर खेलों के प्रति इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, खिलाड़ियों के प्रति जो उनका विश्वास है, समय समय पर उनको प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, ये सब उसके कारण से आज पूरी दुनिया में भारत के खेलों में बात कर रही है। अभी 23 तारीख को देश का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, इस पर चर्चा है। कोई भी ऐसा वर्ग इसमें ऐसा नहीं है जिससे इस बजट से जिसका अछूता रखा गया। और मेन 4 स्तंभ है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, और इन चारों के लिए इस बजट में भरपूर प्रबंध किया गया है। और देश दुनिया का देखेंगे आप, अगर मैं सब कहूं तो उस देश की जो जीडीपी है
वो साफ रहने वाला। और इसमें सबसे बड़ा जो घाटा है निरंतर कम हो रहा है, उसको एक बार 4.9 पर लाया गया और अगले साल के बजट में उसको 4.5 पर लाने की इस बजट में कहा गया है। बजट घाटा भी निरंतर कम हो रहा है, बजट भी लगातार बढ़ रहा है और हर क्षेत्र के लिए पूरा प्राप्त, गांव हो, गरीब हो, अन्नदाता हो, सेना का बजट बढ़ाया गया है। सेना को मजबूत करने के लिए तो हर क्षेत्र में ये मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक बजट है। ये देश में खुशहाली लाने वाला, देश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने वाला, देश के युवा को, अन्नदाता को और महिला को और गरीब को मजबूत करने वाला ये बजट है। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ। कोई सवाल होगा? एक सवाल आपसे ही है। सवाल खड़ा करते हैं, समाधान नहीं बताते। वो सवाल तो खड़े करेंगे, मैं उनसे पूछा था तो समाधान बताएं, तुमने क्या किया था, लेकिन सवाल से पहले समाधान बताए ना वो। लेकिन पूरे फरीदाबाद की तस्वीर आपने देखी, पहले 2014 से पहले क्या थी, समय नहीं है, और आज क्या है, और उसका जवाब लोकसभा चुनाव में लोगों ने दे दिया है इनके सवाल का। धन्यवाद। तो रिकॉर्ड की बात है, तो इसलिए इन पर नीति आयोग के बारे में कहने की, क्योंकि इन्होंने योजना आयोग चलाया था, मोदी जी नीति आयोग चला रहे हैं, इसलिए पे कोई बात नहीं है। एक सवाल और है, जो 500 कंपनियों को आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव चुनेंगे, उन्हें चिन्हित करेंगे, 1 करोड़ अगर एक साल में 20 लाख नौजवानों को इंश्योरेंस देंगे एक साल का नहीं 5 साल 2,000, और उसमें जो CSR का पैसा, और मैं उसमें विस्तार से जा, वो CSR का पैसा देश के नौजवानों को हुनरमंद करने के लिए लगेगा। रोजगार की कमी नहीं है, कमी थी स्किल की। इस फरीदाबाद में कितनी कंपनियां जो इंतजार में स्किल वर्कर हमको मिले, तो स्किल वर्कर देश नौजवानों के हाथ में स्किल देगा और कंपनियों को मैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार पर पूरा फोकस है मोदी सरकार का। अग्निवीरों के लिए जो सरकार ने प्रावधान किया 10% आरक्षण का, लेकिन बावजूद अभी एक अग्निवीर अपने गैंग के साथ पकड़ा गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं उस विषय में निपटना चाहता। पूरी दुनिया सेना का आधुनिकीकरण कर रही है। आज सेना में युवाओं की जरूरत है, सेना युवा होनी चाहिए। अब आलोचकों के लिए आलोचना करना, उसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन हर देश अपनी सेना को युवा रखना चाहता है। आज लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। आज 15,000 फुट की ऊंचाइयों पर नौजवानों को सीमा की रक्षा करने के लिए चाहिए, जहां ऑक्सीजन कम होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है। तो सेना जितनी युवा होगी उतना ही देश की सीमाएं मजबूत होंगी, देश मजबूत। तो सेना को युवा करने के इरादे से ये योजना लाएगी। मंत्री सिरसा की सांसद ने हैदराबाद और गुड़गांव की स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाए, तो पूरी सरकार यहाँ बैठी क्या? सालों की निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, और ये बजट देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ बढ़ता हुआ कदम। ये विकसित भारत का आधार है। इन बजट में 2020 ये 48,10,000 करोड़ का कुल बजट ये प्रस्तुत किया गया है, और जिस मुख्य फोकस है वो गरीब पर है, महिला पर है, युवा पर है, और इस देश के अन्नदाता किसान पर। अब मैं विस्तार से सारी बातें कहूंगा तो इतना समय भी नहीं है, क्योंकि बहुत देर से कार्यकर्ता बैठे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस बजट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं उनकी तरफ चंद शब्दों में ध्यान। एक तो नौजवानों को
रोजगार पर पूरा जोर दिया गया है इस बजट में। उसके लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान है और अगले 5 सालों में 4 करोड़ 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। उसमें स्किल है, ये सारी चीजें हैं, उनको हुनर देकर उनको रोजगार देने का काम इस बजट में प्रस्ताव किया है। आप देखेंगे खेती पर पूरा फोकस है किसान। खेती के लिए 1,52,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया और उसमें खेती में विविधता लाने के लिए दलहन, तिलहन, इस सब का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है।